सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आजकल हम देख रहे हैं कि खतूत का बड़ा चर्चा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खतूत के बाद तो जैसे खतूत का एक सिलसिला ही चल निकला है। अब पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा को एक खत लिख दिया है जिसमें उन्होंने अपने कंसर्न्स, अपने तहफ़्फ़ुज़ात, रिजर्वेशंस रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस की तैनाती में खैबर पख्तूनख्वा से किसी जज की तकर्री पर गौर ना करने पर उन्होंने ये खत लिखा है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस के खत मामले पर फुल कोर्ट बनाने पर ये मुतालबा करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि गुज़श्ता रोज़ की समात में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा खुद ही फुल कोर्ट बनाने का एक इशारा दे चुके हैं। और साथ ही साथ एक और चीज़ जो हमारे सामने मौजूद है, बाबर आवान साहब जिस तरह से तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो आज ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त्म करने की बेसिकली साजिश हो रही है। ये मामला भी अपनी जगह चल रहे हैं। उनका ये स्टेटमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, कीपिंग इन व्यू जो सारी सिचुएशन है उसको देखते हुए पूरी जिम्मेदारी से तहकीकात कराई जाएगी। जो जजेस को धमकी आमेज़ खतूत मिल रहे हैं, आज वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म ने ये बात की है। तो अब अपने पैनलिस्ट से जानते हैं कि जो सारी सिचुएशन है जिसमें हम देख रहे हैं कि जजेस पर ऑलरेडी एक दबाव पाया जा रहा है। एक इम्पॉर्टेंट मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस की जानिब से ख़त लिखा गया था और दूसरा जो धमकी आमेज़ खतूत मौसूल हो रहे हैं। इस सारी सिचुएशन में पेशावर हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस हैं उनका एक ख़त और पीटीआई का ये जो फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा है, इसको हमारे पैनलिस्ट किस तरह से देख रहे हैं मैं तारुफ करवा देती हूँ। नज़ीर लकारी साहब कराची स्टूडियोज़ में हमारा साथ दे रहे हैं, एहतशामुल हक साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ाहिर शाह शराजी साहब वीडियो लिंक के ज़रिए हमारे साथ मौजूद हैं, और आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। उनका खुसूसी शुक्रिया, पैनलिस्ट आज हमारे साथ वो भी मौजूद हैं। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। आगाज़ करूँगी एहतशाम साहब, ये जो ख़त आ रहे हैं, फिर उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस का ये ख़त है, उनकी जो रिजर्वेशन है, ये एक तो इसकी रेलेवेंस क्या है, क्या उनकी रिजर्वेशन अपनी जगह पर ठीक है, दूसरा ये फुल कोर्ट बनाने का जो मुतालबा है इसको किस तरह से देख रहे हैं? मेरा ख्याल है आमना रिजर्वेशन नहीं है, बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। आपने भी अखबारात में पढ़ा होगा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं 2-3 बता देता हूँ। वो बड़ा वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि लाइकिंग और डिसलाइकिंग की बुनियाद पे आप सुप्रीम कोर्ट में तैनाती होती है। और नईम अखवान को आपने चीफ जस्टिस बनाया इसलिए कि आपके सूबे से ताल्लुक़ था उनका, बलूचिस्तान से। और फिर वो ये कह रहे हैं तकर्री में मनमानी इम्तियाज़ी सलूक और जानबदारी की वजह से भारी दिल से मैं ख़त लिख रहा हूँ। फिर वो कहते हैं कि सीनियरिटी और अहलियत और दस्तियाबी के बावजूद मेरे नाम पे गौर नहीं किया गया। फिर वो कहते हैं कि मेरे ताल्लुकात ऐसे नहीं हैं, मेरे ताल्लुकात में राब्तों की कमी है। मतलब दूसरे अल्फाज में जो हम कहते हैं ना, मेरा पावा तकड़ा नहीं है लिहाजा मुझे नहीं बनाया जा सकता। तो मेरा ख्याल है इसकी आमना बड़ी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक तरफ पहले ही डॉक में है सुप्रीम कोर्ट भी और हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी। देखा जाए तो हमारी आज अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट को जिस तरीके से इंतज़ामिया को कह लें कि एक जिसको कहते हैं खुले मैदान में ला खड़ा किया है, एक उनके लिए एक मसाइल और मुश्किलात हैं। और चीफ जस्टिस साहब आप देख लें मुसलसल कल से परेशान हैं और उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी शर्मिंदगी है जिस तरीके से सोशल मीडिया पे और दूसरी तरफ से जो आवाज़ें आ रही हैं। देखिए आमना सूरत हाल इस वक्त है कि पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें बाय एंड लार्ज सारे लोग इस वक्त देख रहे हैं कि चलें एक बड़ा सीरियस नोयत का मसला है कि सुप्रीम कोर्ट अदलिया के मामलात में अदारों की जो मुदाखलत हो जिसको कैसा रोका जाए। अभी देख लें कि पीटीआई माजत के साथ फिर वही बात आती है। रऊफ़ हसन साहब ने वो बात कह दी है कि जिसकी वजह से सारे परेशान हैं। वो ये कहते हैं आमना कि चीफ जस्टिस साहब ने प्राइम मिनिस्टर को इसलिए बनाया था कि ये मामले को हशप कर दिया। नहीं, एक तो कहा अलग हो जाए, दूसरा का मामले को हशप करने के लिए किया गया है। और फिर ये देखें ये कहा जा रहा है कि जी जो भी फैसला आ जाएगा पीपल्स पार्टी अब पीटीआई इसको नहीं मानेगी। अब अगले 2-3 सवाल हैं टेक अवे जो कहे जा सकते हैं। देखिए कल की जो समाअत हुई है हमने उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे एक तो बड़ी आवाज़ें थी कि जी लाइव टेलीकास्ट और दिखाया जाए तो लाइव दिखाया गया। दूसरा आप देख लें इस हवाले से जो 7 जजों की था समाअत उसको फुल कोर्ट में तरतीब देने के लिए उन्होंने कह दिया कि फुल कोर्ट अगली समाअत में हो सकती है। फिर आप देख लें कि जिस अंदाज से बड़ा वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि जी रेड लाइन ड्रॉ कर दी गई हैं, पॉलिटिकल एंजीनियरिंग होती है। 3 जजों ने ख़ास तौर पे शाह साहब ने और असर बिल्ला ने और मंदो खेल ने, मंसूरी शाह ने जो ऑब्जर्वेशन दी है वो बड़ी सीरियस है। अब आखिरी बात इसमें ये आमना कि क्या ये इस सब कुछ होने से कि पाकिस्तान की तारीख अदालती तारीख में कोई नया मोड़ आ जाएगा, कोई मुदाखलत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन कहा जा रहा है कि ये कुछ जब तक
पार्लियामेंट में इस हवाले से कोई कानून साजी आइन साजी नहीं हो जाती कि अदारों में मुदाखलत जो करने वाले लोग कौन है, ये मुदाखलत होती रहेगी। ठीक है हारिस साहब, जिस तरह से हमने देखा कि हालिया जितने भी फैसले आए हैं उस पर कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी को अपने अपने रिजर्वेशंस रहे हैं। एक पार्टी के हक में फैसला आता है, दूसरी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करने बैठ जाती है, एक दूसरी के आता है तो वो उस पर सवालात उठाना शुरू कर देती है। अब यही जो जजेस हैं वो भी एक जानिब हम देख रहे हैं कि अदलिया में से ही आवाज़ें उठ रही हैं मेरिट पर, इंटरफेरेंस पे, ये मेडलिंग पे, मामलात पे क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं। ये निज़ाम इंसाफ पर सवालात उठ क्यों रहे हैं? आखिर मामला इस नहज पर कैसे पहुंचा, क्यों पहुंचा, आप क्या समझते हैं? मुझसे पूछा। देखिए, अपना बात ये कि चीफ जस्टिस उन्होंने कई मौक़ों पे खुद अपॉर्चुनिटी दी हैं। जैसे अभी वहाँ के आपके KPK के चीफ जस्टिस ने लिखा है, यू हैव टू वेरी केयरफुल, यू हैव टू वेरी जस्टिफाइड एंड यू आर अ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो आपको हर एक को बैलेंस लेके चलना है। ये नहीं कि बलूचिस्तान अगर आप बलूचिस्तान से वहाँ के जजों को बनाएंगे, KPK छोड़ देंगे, ये कंट्रोवर्सी आपका काम है ख़त्म करना। सेकंड, जो ये इशू है जजेस का, देखें बात की है कि पहले आपने एक मीटिंग की चीफ एग्जीक्यूटिव ने और आपने बैठ की, आपने 2 नाम सजेस्ट किए खुद, और इम्प्रेशन ये किया कि शायद हुकूमत ने दिए, जबकि ये चीफ जस्टिस ने अपने 2 नाम दिए, खोसा साहब का और एक तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब का, फाइनल हो गया। आपने TOR भी आउट कर दी, यहाँ तक कर दिए कि जी जजेस को खुद आके ये सारी चीज़ों में प्रूफ देने होंगे। उसके बाद सडन रियलाइज हुए ये कैसे होगा, देन अगर ये प्रूफ कैसे देंगे, कौन सी एविडेंस होगी, नहीं होगी, क्या होगा। फिर आपने सडनली वकीलों के अंडर प्रेशर आके आपने दोबारा एक नया लार्जर बेंच बना दिया। ये बेसिकली बनाया गया है, बट आई फील के टू गिव रिलीफ टू दिस 6 जजेस। अदरवाइज कमीशन में दे ऑल 6 हैव टू कम और आके वो बताते कि मेरे पास क्या एविडेंस है, देखिए मेरे घर में कैमरा था, ये था, या मुझे ये बताया कि ये प्रूफ है, डॉक्यूमेंट है, वी दे डोंट हैव इट। उनको रिलीफ देने के लिए, उनके एम्बैरेसमेंट दूर करने के लिए उन्होंने चीफ जस्टिस ने पूछा है 7 जजों से कि आपने तौहीन अदालत क्यों नहीं लगाई इनके ऊपर। बिल्कुल ठीक है। सेकंड, एक और टाइम देखे ना, अब ये जजेस को कमीशन में आगे पेश होना था, पेश हो गए 6 के 6 बताते कि जी आप हमने ये किया, ये उन्होंने किया, ये सिक्योरिटी एजेंसी ने किया, किसी ने कहा आपके पास एविडेंस है तो बिल्कुल जाएं प्रोड्यूस करें। तो ये बेसिकली रिलीफ दिया गया है इन 6 जजेस को एम्बैरेसमेंट से बचाने के लिए। और ये ऑनेस्टली अगर ये ना पेश करते कमीशन में तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी कि आपने झूठ बोला है, देन दे वुड हैव सफर्ड अ लॉट। तो ये चीज़ें हमें समझनी चाहिए। चीफ जस्टिस बिफोर डिसाइडिंग एनीथिंग ही मस्ट एनालाइज एवरीथिंग, ही मस्ट डू गो फॉर प्रोज एंड कॉन्स कि इनके क्या इफेक्ट होंगे। यू आर सिटिंग ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट चेयर। आप ठीक है ओपन के बात करते हैं, ला के ओपन को कोर्ट में भी करते हैं, लाइव भी करते हैं, आपने पूरे 2-2 दिन, आप 3 दिन टीवी के और काम नहीं रहते हैं। ये पॉपुलर ऐसे नहीं ली जाती हैं, लेकिन ये चीज़ें हमें सोचने की बात। योर एक्शन, योर डिसीजन शुड टेक योर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, दैट्स व्हाट आई बिलीव। ऑल राइट। अच्छा ज़ाहिर शाह शराजी, आप मुझे बताइए, जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बातें की जा रही हैं, क्वेश्चंस रेज की जा रहे हैं, ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस के रोल पर वो कहा जा रहा है कि जी वो उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात क्यों की, अब उनको अलग हो जाना चाहिए बेंच से। एक तो ये मुतालबात आप समझ रहे हैं ठीक है अभी हालात को देखते हुए, और दूसरी चीज़ ये कि अगेन एक ऑलरेडी दबाव है अदलिया पर, एक इम्पॉर्टेंट किस्म का आप देख रहे हैं, एक ज़ेर समात है, हेयरिंग हो रही है इस केस की, उस पर इस तरह से दबाव मज़ीद डालना, फिर पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके भी एक ख़त आ जाना, सबकी टाइमिंग कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि सारे लोग बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मैं तो बार बार कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये 6-7 लोग बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एस्टेब्लिशमेंट के भी, मिलिट्री के भी, और जजेस और सियासतदान। हम क्यों इस बात पे जो है वो डिस्कस नहीं करते कि आखिर ये लोग इस मुल्क के साथ कर क्या रहे हैं? ये किसी की तो गलतियां हैं ना, जो सब कुछ जो हो रहा है। आपके ख्याल से ये जो चीफ जस्टिस ऑफ पेशावर हाई कोर्ट है, मैं तो बिल्कुल एक अनपढ़ सा आदमी हूँ कानून के मामले में, क्या वो कानून को नहीं समझते? उन्होंने इतना बड़ा खत क्यों लिख दिए? और बड़ी अफसोस की बात यह कि हम उन लोगों को टारगेट करते हैं, पोलिटिसाइज करते हैं, या फिर उनको लिंक करते हैं किसी पार्टी के साथ। देखिए, बार बार एक तासुर दिया जा रहा है कि शायद ये PTI और ये जजेस और ये सारी चीज़ें एक हो रही हैं। हो क्यों रही हैं? इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोग डिसडेंटल्ड हैं, लोगों को मसाइल हैं, और वाकई हमारी जो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशल स्ट्रक्चर के अंदर चीज़ें खराब हो रही हैं। हम इस बात को क्यों एडमिट नहीं करते? आप मुल्क को कहाँ तक ले गए हैं? देखिए, आप एक आदमी जो है ना वो ना अक्ल कुल होता है,
ना वो तमाम निज़ाम को जो है बेहतर कर सकता है। आपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के अंदर मुकन्ना आपकी जुडिशरी, आपकी एस्टेब्लिशमेंट, आपकी इवन जो लोग मैटर करते हैं उनको अब सोचना ही होगा कि उनकी तमाम तर गलतियां किस किस गलती को ये छुपाएंगे। अगर आप अब कहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब फायज ईसा साहब बड़े फेयर हैं और वो तमाम चीजें, नौबत क्यों आई? जब पहले उनको खत लिखा गया था, उनको चाहिए था वो मिल बात कर लेते। ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि शायद इन जजेस को बचाने की कोशिश की जा रही है। मुझे बताएं कि किसी के बच्चों को उठा के आप 3 हफ्ते से गायब हों तो बेचारा किसके पास जाएगा? बिल्कुल, मतलब यहाँ कानून और जज कैसे साबित कर सकते हैं? देखिए, पहली दफा हम कह रहे हैं कि जजेस को ये चैलेंज आ गया कि उन्होंने जाके अदालत में चीजें साबित करनी है। बात वही कहते हैं ना कि अगर आप गवाह से और जो बेचारा एग्रीव पार्टी हो उससे आप कुरान पे हल्फ लेते हैं, उससे बेहतर है आप जजेस से हल्फ ले लें कुरान के ऊपर कि वो सही फैसला करेंगे और वो जो है वो इंसाफ करेंगे। बेसिक मसला ये है कि अगर आपकी जुडिशरी इंसाफ करती, देखिए दुनिया का हर माशरा हर तरीके से चल सकता है, कि जहाँ पे नाइंसाफी होगी यही कुछ होगा। ये तमाम इलेक्शन और उसके बाद जो हालात, ये तमाम चीजें और जिस तरीके से हमारी अशराफिया पार्लियामेंट और सेनेट के अंदर पहुंचने के लिए सब कुछ कर रही है, तो अदालतें क्या कर रही हैं? मतलब मैं और आप तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो तकरीर करके चले जाएंगे। तो अब ये अदालत या ये जुडिशरी अपने आप को समझती है कि इस मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है? ये तो इनको जवाब देना होगा। इन्होंने एक डिवाइन जस्टिस का मैकेनिज्म दिया है। दुनिया के अंदर तो आप चक्करबाजियां कर लेंगे, आप जो है वो कवानीन को ट्विस्ट करते रहेंगे, आप थिन लाइन के ऊपर राइट एंड लेफ्ट जाएंगे, लेकिन इस मुल्क के साथ जो कुछ ये सब मिलके हो रहा है, मेरे ख्याल में हमें तो इस पे दुख है कि हम बहुत ज्यादा मुश्किल सूरत हाल के अंदर चले गए हैं। दुनिया हम पे हंस रही है, तमाम इंस्टीट्यूशन आपस में लड़ रहे हैं और मफाद क्या है? सिर्फ चंद लोगों का मफाद है, इंस्टीट्यूशन का नहीं है। जी जी, इत्तेशाम साहब क्विकली ऐड करें, फिर लगारी साहब की जाने। हमने एक जुमला जल्दी से, एक जो देखिए जस्टिस बाबर सत्तार ने, आपने देखा है 2 महीने पहले एक DIG को, SP को और एक नीचे वाले आदमी को 4-6-2 महीने की कैद सुनाई है। लोग यही कह रहे हैं कि आपके पास सारे इख्तियारात हैं, भाई आपने क्यों नहीं इस्तेमाल किया? जाहिर शाह क्यों कह रहे हैं, मासूम है वो, भाई हाई कोर्ट में बिठाया गया, उनको इख्तियारात के दे के साथ बुलाएं, खड़का दें जो आपको तंग कर रहा है। ठीक है जी लगारी साहब, ये अब जो मामला शुरू हो चुके हुए हैं कि अब हमारी दुरुस्त समझ जो है वो दुरुस्त हो जाएगी? आपको लगता है कि जो अदलिया जो है, जिस पे बार बार ये क्वेश्चन रेज होता है और कहा जाता है कि इम्पार्शल नहीं है, कहीं ना कहीं यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जो फैसले हैं वो उसमें हमें शफाफियत दिखाई नहीं देती, अब ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी? सारे मामला जो इकट्ठे हो चुके हैं, खुल चुके हैं, सामने आ रहे हैं। ये तो हमारी ख्वाहिश है कि ऐसा हो कि पाकिस्तान में अदालती निज़ाम दुरुस्त हो, ठीक तरीके पर काम करे। मुझे हैरत हो रही है पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ख़त पर, जब इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, वो जब चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के, उस वक्त चीफ जस्टिस थे सिंध में जस्टिस शेख साहब, और जस्टिस शेख साहब जो हैं वो अभी कुछ ही अरसा पहले रिटायर हुए हैं। उसी हैसियत में उनके 3 जूनियर उनके ही से 3 जूनियर जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए, उनको वहीं बिठाए रखा। उनको ये कहा गया बाकायदा कि आप एडहाक जज सुप्रीम कोर्ट के तौर पर चाहें तो आ जाएं, और वरना हम आपको फुल जज के तौर पर लेने को तैयार नहीं। कोई वजह क्या, मसला क्या था? यानी अगर ये सवाल हम करें, यहाँ सिंध हाई कोर्ट में ऐसा हो कि चीफ जस्टिस से कहा जाए अगर आपने सुप्रीम कोर्ट में आना है तो फिर एडहाक जज के तौर पर आएँ, और वो 5 साल पहले उनके जूनियर्स को बनाया गया, 3 साल पहले उनके जूनियर्स को बनाया गया, और 2 साल पहले उनके जूनियर्स को बनाया गया। उनके जूनियर्स लगातार जो हैं उनसे उनके नीचे जो काम कर रहे थे वो लगातार सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, और वो वहीं बैठे हुए हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जाया गया। यहाँ ये सवाल पैदा होगा कि क्या ये नस्ली वजह से हो रहा है, क्या ये लसानी वजह से हो रहा है, क्या वजह थी, क्यों नहीं लिया गया उनको? ये सवाल भी तो हो सकता है। अच्छा, जस्टिस अफगान साहब जो आए हैं, उससे पहले पेशावर हाई कोर्ट से जस्टिस मुशर्रफ हिलाली आई हैं, वो चीफ जस्टिस थी, वो वहाँ से आई हैं। इस तरह के सवालात मौजूद हैं। सवालात अदलिया में, ख़ुद अदलिया जज साहबान क्या करते हैं? जज साहबान को फैसले करने होते हैं, तो ये अपने फैसलों में क्यों नहीं बोलते हैं? ठीक कहा गया है कि जनाब अगर आपको कोई आकर धमकी दे रहा है या अगर आपको कोई आपसे गलत काम कराना चाहता है तो आप उसको नोटिस दें। जब ये आपके पास अख्तियार मौजूद है कि आप तौहीन अदालत को नोटिस दे सकते हैं, तो कोई मसला ही नहीं है आपके लिए। आप बुलाएं, आप प्रेसिडेंट को बुला लें। अगर प्रेसिडेंट पर आप नहीं कर सकते हैं कोई केस, तो प्राइम मिनिस्टर को बुलाएं जी, फेडरेशन को बुलाएं, सूबे को बुलाएं, हुकूमत को बुलाएं, इदारे को बुलाएं, किसी भी इदारे को। पाकिस्तान का कोई इदारा ऐसा नहीं है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में ना आता हो। मैं नहीं समझता हूं कि अगर कोई भी शख्स, किसी भी मनसब का हामिल शख्स
अगर किसी भी हाई कोर्ट के जज को जो है वो डिक्टेट करता है या उसको या उसको कोई धमकी देता है, तो ये वजह ही नहीं है कि वो उसको फौरी तौर पर समन करके बुला न लें और कहें कि जनाब आइए। असल मसला ये है, देखिए मैं शुरू दिन से ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जज साहिबान पोजीशन ले लेते हैं, ये पोजीशन किसी भी मामले पर पोजीशन ले जाते हैं। अगर मेरा और एहसाम साहब का कोई तनाज़ा हो तो अगर वो माइंड बना लें कि मैंने इनको इस शख्स को तो मैं बिल्कुल दिल के करीब रखना है और इस शख्स के बारे में सोचना ही नहीं है, अगर ये पहले से तय हो जाए तो फिर तो आप कभी भी नहीं कर सकते हैं। और हमारी तारीख भरी पड़ी है, हम तारीख भरी पड़ी है इससे कि जनाब वो पोजीशन ले लेते हैं और फिर उस पोजीशन के मुताबिक हालात को उस तरफ ले जाते हैं, पूरे के पूरे ट्रायल को, पूरी अपील को उसी जानिब ले जाते हैं और नताइज वही होते हैं जो वो चाहते हैं। लेट्स सी कि अब मामला बेहतरी की जाते हैं या नहीं जाते। जिस तरह से हमारे पैनलिस्ट के हवाले से राय भी सामने आ चुकी है, ये आने वाले दिन बताएंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मईशत पर बात होगी। वेलकम बैक। वर्ल्ड बैंक और आलमी मालियाती खबर रसां इदारे ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी के इम्कानात जाहिर कर दिए हैं। रिपोर्ट में ये बताया गया कि रवा माली साल की निस्बत आइंदा माली साल में शरह नमू में 2 गुना इजाफा होगा। अगले माली साल में महंगाई की शरह में 11% कमी का इम्कान भी जाहिर किया गया है। जबकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से भी अच्छी खबरें आ रही हैं। आज तारीख का बुलंद तरीन इजाफा देखा गया है। दूसरी जानिब पाइड यानी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इस्लाहात और डिजिटलाइजेशन से पाकिस्तान की सालाना आमदन 3.9 खरब रुपए तक बढ़ सकती है और रियल स्टेट के शोबे में शफाफियत से सालाना 300 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा किया जा सकता है। सवाल यह कि पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम और बेहतरी के हवाले से ये जो रिपोर्ट्स हैं और जो इनकी गुजारिशात हैं, जो इसमें सजेशंस दी गई हैं, हम उन पर अमल दरामद करने में कितने हद तक कामयाब हो जाएंगे और क्या वाकई पाकिस्तानी अवाम का मुस्तकबिल हाल से बेहतर होगा। क्योंकि फ़िलहाल तो महंगाई की वजह से हम देख रहे हैं कि गरीब इस वक्त पिस रहा है, उसकी चीखें निकल रही हैं। ये सवाल है कि अपने पैनलिस्ट की जानिब बढ़ती हूँ। शाह साहब आपसे स्टार्ट करती हूँ किस तरह से देख रहे हैं अभी जो मुआशी सूरत हाल है इन रिपोर्ट्स के हवाले से? देखिए, मेरे ख्याल में जो प्रेडिक्ट किया गया है कि अगली जो इस फिस्कल ईयर तक वो तकरीबन 2.3% रहेगी, फिर अगले साल तक 2.6 और जाएगी 3% तक। बिल्कुल ठीक है। इन्फ्लेशन इस दफ़ा कह रहे हैं कि मार्च में तकरीबन 20.40% रही है, जो कि इस वक्त सबसे कम तरीन है। ओवरऑल अगर हम देखें तो महंगाई की शरह जो है 24% रही और ये नेक्स्ट ईयर तक कम होगी 15% और 2026 में ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि तकरीबन ये 11% तक जाएगी। देखिए, जो सऊदी इन्वेस्टमेंट आई है रेकोडेक के अंदर और अगर हालात जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज के भी 600 पॉइंट से ऊपर गया है, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। पैसा जब पाकिस्तान के अंदर आएगा, इन्वेस्टर जब पाकिस्तान के अंदर आएगा और पैसे की सर्कुलेशन होगी, प्लस इसके साथ साथ आपके जो अशराफिया के करप्शन है वो कम होगी। जो आपकी अफसरशाही है ना, अगर आप उसके ऊपर कंट्रोल नहीं करते तो ये तमाम मेयर्स फिर आपको वहीं पे लेके जाएंगे। देखिए, सबसे आम इशू ये कि जैसे कल बात कर रहे थे लगारी साहब ने भी कहा, शाम साहब ने भी, कि 1,26,000 लीटर जो है आप मुफ्त पेट्रोल देते हैं अपने ब्यूरोक्रेसी और दूसरे जो गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स हैं। दुनिया के अंदर कभी इतनी मुफ्त बंदर बांट हुई है? अब आपने ये सोचना होगा कि अगर बेहतरी हो रही है तो बेहतरी खराब क्यों होगी? क्योंकि 3 साल में हम प्रेडिक्ट करें कि हालात बेहतर हो जाएंगे और महंगाई की शरह भी कम होगी, आपकी जो है वो शरह नमू भी ज्यादा होगी। लेकिन आखिर में आपके पास क्या मेयर्स हैं कि आप हमेशा जो है वो इसके बाद जाएंगे IMF के पास, आप उससे एक लॉन्ग टर्म फिर $7-8 बिलियन मांगेंगे, वो किस टर्म कंडीशन पे होगा? बिल्कुल, अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर पैसे पंप हो रहे हैं तो इकोनॉमी बेहतर होगी। जैसे अफगानिस्तान के बारे में हम बार बार बड़े एक्सपर्ट ये बात करें कि जनाब अफगानिस्तान की जो इकोनॉमी आज सबसे बेहतर हो गई है, पाकिस्तान से उसका रुपया ज्यादा हो गया, लेकिन ये एक बबल इकोनॉमी है। अफगानिस्तान इज नॉट डीलिंग विद एनीवन। अगर आप देखें, पैसा उसके पास आ रहा है, चाहे वो कोलिशन फोर्सेस दे रही है, इनडायरेक्टली उनको सिक्योरिटी की मदद में मिल रहा है, या जो है इवन चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो है अंडर आर्म हो रही है, लेकिन वो बाहर की दुनिया के साथ डील नहीं कर रहे। अब बात हुई है कि आपके यहाँ आपकी प्रायोरिटीज क्या है। हमारे यहाँ अब सोचना ये होगा कि इंटरनली हमारे मसाइल क्या हैं, आपके जो गर्दिशी कर रहे हैं आप उसके ऊपर कैसे फोकस करेंगे, आपके जो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स आप उसको कैसे कम करेंगे। तमाम चीजें हमारे देखें, ये तमाम चीजें इसलिए आएंगी कि हम अपने
उसी सिस्टम को चलाने को और उसी को सपोर्ट करेंगे तो मेरे ख्याल में मुश्किल सूरत हाल होगी। ये टेम्परेरी फिगर्स ऊपर नीचे फिर आइंदा होते रहेंगे। लेकिन लगारी साहब, ये अगेन हम अवाम तो एक सादा से अल्फाज में सुनना चाहती है कि रिलीफ मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्लूमबर्ग तो बड़े अच्छे ख्वाब दिखा रहा है, 11% कह रहा है जी अगले माली साल में महंगाई की शरह कम होगी। इस साल क्या बनेगा? ग्रोथ रेट भी ठीक दिखा रहा है, तो सिचुएशन कहाँ को आप जाते हुए देख रहे हैं? देखिए, ब्लूमबर्ग के आईने में हम जिस तरह से चाहें देख लें, लेकिन असल बात तो हमें ग्राउंड में जाकर देखनी है कि ग्राउंड की सूरत हाल क्या है। क्या आटा दुरुस्त कीमत पर मिल रहा है और हमारे वसाइल के मुताबिक क्या हम इतना कर सकते हैं कि अपने बच्चों को खिला सकें, बच्चों को दूध दे सकें, स्कूल की फ़ीस दे सकें, स्कूल की किताबों के खर्चे। मैंने बहुत से लोगों को परेशान देखा है कि तालीमी साल पूरा हो गया, नए तालीमी साल के लिए बच्चों के लिए किताबें लेनी है, और मैंने बहुत से मुतवसत तबके के लोगों के देखा है कि वो किताबों के लिए बहुत परेशान हैं, बल्कि अपने बच्चों से किसी दूसरे बच्चे की किताबें हासिल करने के लिए भी वो बातचीत कर रहे हैं और उनसे कह जी आधी कीमत पर हमें किताबें दे दें। ये तक हम देख रहे हैं। ये है सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में। इकनॉमी बेहतर हो रही होगी, लेकिन इकनॉमी उनकी बेहतर हो रही होगी जिनकी बेहतर थी और ख़राबी की तरफ गई थी। तो जिनकी इकनॉमी थी ही नहीं, जिनके पास कुछ था ही नहीं, जिनके पास जो हुकूमत ने मिनिमम वेजेस मुकर्रर कर रखे हैं, वो वेजेस भी नहीं मिल रहे हैं लोगों को। हुकूमत ने आम आदमी के लिए जो मज़दूर की निचली सतह तक या किसी भी आदमी की निचली सतह की तनख्वाह जो है वो 35,000 मुकर्रर की है। किसी भी शख्स को जो इस सतह पर काम करता हो इतनी तनख्वाह भी नहीं मिल रही है। लोगों को बहुत कम वेजेस मिलते हैं। 15,000 20,000 के वेजेस में कौन अपना घर चलाएगा, कौन अपने बच्चों की पढ़ाई करेगा, कौन मकान का किराया देगा, कौन जाकर कहाँ से लोग अपना घर बनाएंगे, ख्वाब कैसे देखेंगे कि हमने बच्चों को घर देना है। तो अगर आप इस इकनॉमी को बेहतर करना चाहते हैं तो मालूम होना चाहिए कि आप उस अशराफिया की तरफ भी जाएं जो नहीं देती है टैक्स, जो आपके इस पूरे के पूरे मामले में हमेशा बहुत ज़्यादा घपला करता है, आपसे सब्सिडी लेती है। उस शख्स को सब्सिडी की ज़रूरत पड़ती है जिसकी बहुत सी शुगर मिलें होती हैं और वो उससे कमा होते हैं, उसको तब भी सब्सिडी चाहिए। एक जानिब हम देख रहे हैं स्टॉक मार्केट से बड़ी मस्बत खबरें 2-3 दिनों से आ रही हैं, सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है। दूसरी जानिब सियासतदानों के ऐसे बयान जैसे ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि मुल्क दिवालिया हो चुका है। ये कन्फ्यूजन दो तरह की पाई जा रही है कि एक जानिब कहा जा रहा है कि हम दुरुस्त समत में, और दूसरी जानिब वही हुकूमत के जो हिस्सेदार हैं वो कह रहे हैं जी कि मुल्क दिवालिया हो चुका हुआ है। किस बात पर यकीन किया जाए? आमना, बड़ी बदकिस्मती है कि हुकूमत में रहते हुए इस तरह के अगर स्टेटमेंट आएँ तो बड़ी मुश्किलात हो जाती हैं। देखिए, अभी आपने 3 रिपोर्ट्स का जिक्र किया, वर्ल्ड बैंक का, ब्लूमबर्ग का और पाइट का जी। अब देखें, इसमें ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जैसे अभी आप बता रही हैं, उन्होंने बड़े अच्छे नज़ारे बताए हैं। वो तो कहते हैं माशी आसार इस्तेकाम नज़र आ रहा है, माशी आसार दिखाई दे रहे हैं कि चंद अरसों में, कुछ अरसे में मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। अब बात यह कि जो सरकार तौर पर सारे लोग बातें कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक की ने बातें की हैं, पाइट ने भी की हैं और अपना ब्लूमबर्ग ने भी की हैं, उसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि 9.5 करोड़ लोग जो है ना गुर्बत की निचली सतह पे आ गए। अभी चंद दिनों में आप देख लें, अभी लेटेस्ट जो फिगर आया है वो बता रहा है कि 9 करोड़ 75 लाख जो है ना वो गुर्बत की सतह से नीचे लोग आ गए हैं। यानी पाकिस्तान की आबादी 40% जो है ना वो सिर्फ $2 $2.5 पे सस्टेन कर रही है। तो ये बहुत ही सीरियस और परेशान कुन बात है कि हर आने वाला दिन जो है ना वो गुर्बत इतनी तेज़ी से लेके आ रहा है कि आप देख लें, मिडिल क्लास अब ख़त्म हो रही है, लोअर मिडिल क्लास पहले ख़त्म हो गई है। ये थोड़ी सी सो कॉल्ड अपर मिडिल क्लास को कह लें, शायद उसमें हम आते हैं, थोड़े बहुत लोग हैं वो बस मामला चला रहे हैं, पता नहीं किस तरह चला रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जो शुरुआत होनी चाहिए थी, एक अरसे से हमें गोली दी जा रही है, नए प्लान बनाए जाएंगे, अब नया 5 साल मनसूबा की मंजूरी दे दी है, लेकिन मसला है कि फंडामेंटल ठीक नहीं हो रहे। जो बुनियादी चीज़ें थे कि स्टॉक मार्केट का जिक्र किया, स्टॉक मार्केट बड़ी अच्छी है, वो तो जज्बात बताती है जो हालात जा रहे होते हैं। अब जो अच्छा बाय द वे, ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में जो एक और इम्पॉर्टेंट बात की है, वो कह रहे हैं कि सबसे मुश्किल चैलेंज यह है कि मौजूदा माली साल में पाकिस्तान को $24 बिलियन चाहिए जो वापस करने हैं। अभी आप बताएं कहाँ से आएंगे। अब बात एक ही रह जाती है कि एक मैसेज अब बनस जाए, ये एक मिसाक जमहूरियत के बाद एक मिसाक मईशत पे आ जाएँ सारे लोग, बजाय इसके कि एक हुकूमत आती है दूसरों को रगड़ना शुरू करती है और तीसरी आती है, चौथे को। नतीजतन यह है कि परसेप्शन इतना तेज़ी के साथ ख़राब होता है कि लोग कहते हैं भाई ये तो इकॉनमी ठीक नहीं होती, खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट भी होगा, फेल्ड स्टेट की भी बातें ऐसे मुंह हैं वो भी कर रहे होते। तो मेरा ख्याल वक्त आ गया कि लोग सीरियसली लें। मैं आपको बताऊं, पॉलिटिकल मसला नहीं, असल मसला इकोनॉमी का है। ठीक है हारिस नवाज साहब, आपकी जानिब आती हूँ। आप तो माशाल्लाह से अभी निगरान सेटअप का हिस्सा रहे हैं, आपकी वजारत वो नहीं
थी, सूबाई वज़ीर दाखिला आप रहे हैं, लेकिन अगेन ज़ाहिर आप जो कहते हैं ना कि घर में जब आपने काम किया हो तो आपको पता है मामला क्या चल रहे होते हैं। कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं कि हमारी जो इस वक्त जो रियासत है उसकी इंटेंट है कि मामला को बिल्कुल वाकई आगे लेके जाया जाए, उस सिलसिले में काम हो रहा है? आप किस तरह से देख रहे हैं इकोनॉमी की सूरत हाल को देखते हुए? सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त। हम ना देखें व्हाट आई पर्सनली फील, देखें जब IMF वर्ल्ड बैंक की टीम आ रही है आपको कर्जे के लिए, आपने अपना होमवर्क करना होता है। पहले सबसे पहले कि मैं लगारी साहब इंतजाम पर बैठेंगे, हम देखेंगे हम अपने रिसोर्सेज से कितना पैसा स्क्वीज आउट कर रहे हैं कि हम उनको कहीं देखेंगे हम अपना इन हाउस ठीक कर रहे हैं, हमने इतना पैसा अपने इस साल हम रिकवर कर लेंगे और बाकी हम आपसे अब करेंगे, इसलिए हमें सब्सिडीज नहीं चाहिए, या हमें ये अननेसेसरी टैक्सेस जो भी लगा रहे हैं, लेवी 60,000 रुपए की और बिजली और ये महंगी नहीं चाहिए। आप मुझे बताइए कि आपके एक सिर्फ FBR में एक साल में 2,000 से 3,000 अरब रुपया स्टेट टैक्स इंडक्ट में चोरी होता है। 900 रुपये हम स्टेट कॉर्पोरेशन में लगाते हैं जी। के बाद ऑस्टेरिटी ड्राइव जीरो, क्या प्राइम मिनिस्टर ने भी आए 2 महीने हो गए हैं, कोई अनाउंस किया कि हम ये मिनिस्ट्री ख़त्म कर रहे हैं। जैसे बात होती है 1 लाख से ऊपर पेट्रोल डीजल होता है, ये मिनिस्ट्री का 4 गाड़ियाँ 6 गाड़ियाँ सेक्रेटरीज ने मिनिस्टर रखी हुई, क्या हमने उस पर कोई बात की? क्या प्रेजिडेंशियल हाउस प्राइम मिनिस्टर हाउस का जो 2-2 करोड़ 1-1 करोड़ 50 लाख रोज़ का खर्च होता है, क्या हमने वो काम किया? कहीं उनको हम ये बताएं कि देखेंगे हमने FBR से इतना चोरी होता था मिसप्लेस, हम 500 रुपये यहाँ से रिकवर करेंगे, हम स्टेट कॉर्पोरेशन प्राइवेटाइज कर रहे हैं, हम 300 रुपये निकालेंगे, 800 रुपये अगर यही सिर्फ बता दें और ऑस्टेरिटी जो करते हैं तो वाइट बैंड आएगा, कभी भी मजबूर नहीं करेगा कि आप और टैक्स लगाएं। दे वांट देयर मनी बैक। अगर आप कहते हैं हम 800 रुपये लेकर आ रहे हैं आपको देंगे, द इशू इज फिनिश्ड, कोई काम नहीं हो रहा। दिस इज व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम। बिजली महंगी होगी, अब एक्सपोर्ट का कहीं दुनिया में मुकाबला नहीं कर सकते। आपको कैपेसिटी है गिलगित बल्दिस्तान कोयटा 1 लाख मेगावाट आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, हाइड्रोलैक 7-8 रुपए की, नोबडी पुश। ये चीजें करने की जो हमें इनको ठीक करेंगे तो फिर करेंगे। सेकंड सबसे बड़ी सात चीज है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जी। आप आ रहे वो ठीक है, इस वक्त ऑपोजिशन के साथ बन नहीं रही है, यू हैव टू टेक एन इनिशिएटिव एज अ प्राइम मिनिस्टर। IGM बैठते हैं, बुलाएं PTA के लोगों, क्यों नहीं हमसे बैठ के बात कर सकते? कॉल देम, नहीं आएगा द बॉल विल बी इन देयर कोर्ट। आप पे नहीं आए, हम बैठते हैं, आपको क्या तहफ़्फ़ुज़ आता है? अगर वो नॉर्मल अगर वो कर रहे हैं रैली निकाल लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? दे कांट डू एनीथिंग। असेंबली में लाएं, अगर उनकी सीट बनती है दें, व्हाट विल हैपन? क्रिएट अ रिकंसिलिएशन, मेक अ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इंटॉलरेंस खत्म करे, सोसाइटी पोलराइज हो रही है, ये सारे फिर टेररिज्म नेशनली जो सिक्योरिटी फोर्सेस जो कुछ कर रही हैं, बट देन आप TV पे देखें, आप उसके ऊपर देखें, ट्रोलिंग कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, इन चीज़ों को ट्राई टू ब्रिंग यूनिफिकेशन इन सोसाइटी के अंदर। पूरी कौम जब खड़ी होगी तो सो मेनी थिंग यू कैन रिजॉल्व इट। ठीक है जी, थैंक यू सो मच हारिस नवाज साहब, आपने इस मामले पे बात की, लेकिन आप हमारे साथ ही अभी हम एक और अहम मामले पर बात करने वाले हैं, जिस तरह से इन पॉइंट्स रेज किए हमारे पैनल ने। और जनाब अब सिचुएशन है फ़लस्तीन के जो मामलात हैं उस पर बात कर रहे थे, क्योंकि अपडेट्स बहुत तेज़ी से इस हवाले से आ रही हैं। एक तो सबसे पहले ये कि हम देख रहे हैं कि गज़ा में भूख के डेरे हैं, कहत साली का ख़तरा है, और इजरायली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद अब 33,000 तक पहुँच चुकी है लगभग। इस सिलसिले में अब हम देख रहे हैं जो अपडेट्स सामने आ रही हैं वो ये कि फ़लस्तीनियों ने अक़वाम मुत्तहिदा में मुकम्मल रुकनियत के लिए UN के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतेरेस, उनको एक ख़त लिखा और उन्हें कहा गया कि 2012 में जो उनकी एक दरख्वास्त थी इस सिलसिले में मुकम्मल रुकनियत के हवाले से उस पर गौर किया जाए। एंटोनियो गुतेरेस ने वो ख़त सलामती काउंसिल को इरसाल कर दिया है और दरख्वास्त की गई है कि इस पर गौर किया जाए। अब जनाब इसमें ये सिचुएशन है कि सलामती काउंसिल के 15 में से जो 9 अरकान हैं उनकी हिमायत दरकार है फ़लस्तीन को। पाकिस्तान डेफिनेटली इस हवाले से हिमायत करने जा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान के अलावा अरब लीग, IIC और गैर वाबस्ता ममालिक की तहरीक जैसी बड़ी जो इंटरनेशनल तंजीमें हैं उन्होंने भी फ़लस्तीनी दरख्वास्त की हिमायत का ऐलान कर दिया है। एक जानिब हम ये देख रहे हैं, दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि यूरोपीय ममालिक जिनमें फ्रांस, जर्मनी और स्पेन शामिल हैं, वो भी फ़लस्तीन का जो स्टेटस है उसको एक्सेप्ट करने के लिए कहीं ना कहीं राज़ी दिखाई दे रहे हैं, जो इशारे हैं। दूसरी जानिब अमरीका की पे बहुत सारी तनकीद का सामना रहा है। अभी हालिया दिनों में हमने देखा कि जो US बेस्ड एक वर्ल्ड सेंट्रल किचन था
उसके जो अरकान थे इमदादी कारकुनान, वो इमदाद फराहम करने के लिए फ़लस्तीन में मौजूद थे। इसराइली स्ट्राइक में वो सब जो हैं उनकी हलाकतें हुई और उस पर अब अमेरिका पर एक बड़ा ही हम देख रहे हैं कि इमेंस किस्म का प्रेशर पाया जा रहा है। इस सिलसिले में सदर बाइडन नेतन्याहू को टेलीफोन करेंगे और अब एक्सप्लेनेशन मांगेंगे। अब क्या एक जानिब जो ये मामला है जहाँ पर कहा जा रहा है कि फ़लस्तीन मुकम्मल रुकनीत के लिए दरख्वास्त जो अप्लाई की है, अमेरिका इस पर विटो करेगा या नहीं करेगा, सिचुएशन को देखते हुए एक प्रेशर भी पाया जा रहा है। और जहाँ पर दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल में जुमे को पाकिस्तान की जानिब से एक करारदाद पेश की जाएगी जिसमें जो इसराइल को इस असलहे की फराहमी है उस पर पाबंदी का मुतालबा पाकिस्तान की जानिब से कहा जा रहा है। अब सारी सिचुएशन को किस तरह से हमारे एनालिस्ट एनालाइज कर रहे हैं, इस पर मैं चाहूँगी टेक लेना। लगारी साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। देखें, एक तो ये है कि फ़लस्तीन का मसला जो है वो जब से ये इसराइल का वजूद आया है और जिस तरह से एक बड़ी साजिश के बाद, दूसरी आलमी जंग के बाद जिस तरह से इसराइल को बनाया गया और यहाँ पर एक सारी दुनिया भर के यहूदियों को और वह भी ज़ायनिस्ट जो थे उनको जमा किया गया वहाँ पर। उसके पहले उनका ज्यूइश जो प्रोटोकॉल आया था उसमें तो उन्होंने वादे कर दिया था कि वो किस तरह से दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं और उसकी अमली शक्लें भी हमें नज़र आ रही हैं। लेकिन क्या दुनिया एक इस बात को तस्लीम कर लेगी? क्या हम सब ये जो हैं जो जिनोसाइड हो रहा है फ़लस्तीनियों का, क्या दुनिया इस पर आंखें बंद कर लेगी और आंखें बंद रखेगी और तादेर आंखें बंद कर रखेंगी? ये एक बड़ा सवाल है। और जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हैं वो एक उनका बैकग्राउंड बहुत शानदार है, उनकी तारीख बड़ी शानदार है। ज़ाती तौर पर वो एक जब पुर्तगाल के वज़ीर-ए-आज़म थे तब भी उनकी जो है बहुत बड़ी उनकी सेइंग थी और बहुत बड़ी दुनिया में उनका एक बहुत बड़ा मकाम था और दुनिया के बड़े लोगों में बैठते थे वो। तो वो ख़ुद क्या करेंगे इस मामले पर सेक्रेटरी जनरल के तौर पर? क्या वो यूनाइटेड नेशन की रुकनीत के लिए फ़लस्तीन की उसके बारे में कोई पेशरफ्त करेंगे? सलामती कौंसिल में वो इस केस को किस तरह से वो ख़ुद के करते हैं या सलामती कौंसिल के अरकान क्या करते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है हम सब के लिए और हमें ये देखना है। और ख़ुद ये कि फ़लस्तीन लीडरशिप क्या करती है, महमूद अब्बास क्या कर रहे हैं हमें नहीं मालूम है। यासिर अरफ़ात के बाद तो हमें मालूम था कि यासिर अरफ़ात अकेले उस वक्त नहीं कर रहे थे, यासिर अरफ़ात कर रहे थे, जहाज हबाश कर रहे थे और बाद में ये हमास वाले भी आकर शामिल हुए और उससे बहुत सी लीडरशिप थी जो काम कर रहे थे। बहुत से शायर, बहुत से फ़नकार, बहुत से अदीब, बहुत से लोग बड़े नाम थे जिनको हम तारीख़ में याद रखते हैं। अब क्या है, इस वक्त क्या है, हमें ये भी देखना है कि ख़ुद फ़लस्तीनी जो हैं वो अपनी तारीख़ को किस तरह रखे हुए हैं। ज़ाहिर है हमारे यहाँ तो दो तारीखें बड़ी हैं एशिया के अंदर, इसकी फ़लस्तीन की और कश्मीर की, और दोनों मसाइल जो अभी तक हल तलब हैं। हम देखते ही हैं कि अगर ये मसला हल होता है तो आलमी अमन की तरफ एक बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी और हम बड़े मसाइल जो दुनिया के उनके हल की तरफ चले जाएंगे। तो जिस तरह से हारिस साहब ये एक कोशिश की जा रही है, 2012 में रिक्वेस्ट की गई थी लेकिन ये यूएन ने जो स्टेटस दिया था उनको मुबस्सिर का दे दिया था, लेकिन अब एक मुकम्मल रुकनीत के लिए कहा जा रहा है। कितने आप हैं कि सारी सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि अब कहीं ना कहीं झुकाव है यूरोपियन कंट्रीज़ का भी, फिर हम देख रहे हैं कि और भी सपोर्ट हासिल है फ़लस्तीन को देखते हुए सारी सिचुएशन को, तो आपको लगता है कि ये कोशिश कामयाब हो जाएगी? हमने देखें 32,000 लोग शहीद किए हैं पैलेस्टाइन के, इतने करने के बाद दुनिया की आप देख लें कि क्या उस पर रद्द-ए-अमल है। ह्यूमन राइट्स चैम्पियंस, एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूनाइटेड नेशन, अभी भी रेजोल्यूशन पास हुआ है जिसमें 14 लोगों ने किया, अमेरिका एब्सटेन किया कि जी यहाँ पर अब जंगबंदी बंद। क्या जंगबंदी बंद हुई? नथिंग। दे हैव नॉट डिसाइडेड कि ये पैलेस्टीन को ये विल पुश टुवर्ड जॉर्डन और इजिप्ट की तरफ और इसको खरीद करके ये इनके कब्जे में लाना चाहते हैं। बेसिक डिज़ाइन ये है। लेकिन अमेरिकन को देखें, जो उनकी सोच है, अभी भी वेपन एमुनिशन दे रहे हैं, उसी तरह सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लोग अपने मारे गए हैं और वो हम ऑब्वियस बात है जो ही होगा वो ही विटो नज़र आ रहा है। 32,000 लोग मारने के बाद क्या उसको छोड़ देंगे? सोचनी ये, लेकिन पाकिस्तान हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। हमें ओपनली पैलेस्टाइन को सपोर्ट करना है और उनको बड़ा अच्छा है कि हम रेजोल्यूशन पेश करें, इसलिए कि अगर खुदा न खास्ता ये हालात और ज़्यादा ख़राब होते हैं, इट विल रिवर्स फॉलोड इफेक्ट्स ऑन कश्मीर। हमारा स्टांस कश्मीर को वीक होता जाएगा और फिर इन इस तरह बिहेव करना शुरू कर देगा जैसे करें। बट दे डोंट रियलाइज कि पाकिस्तान इज नॉट, ये कश्मीर आर नॉट लेफ्ट अलोन। पाकिस्तान की एक न्यूक्लियर मुल्क है, स्टैंडिंग लार्ज फोर्स हमारे पास है, दे कांट डू इट। लेकिन इसमें हमें बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। और जिस तरीके से अभी फ्रांस कुछ ममालिक सपोर्ट कर रहे हैं,
बट अंडर से दिस 5 कंट्रीज सबसे ये 3 इकट्ठे हैं, चाइना और रशिया, दे सपोर्ट पैलेस्टाइन। इनमें से एक वेटो करेगा तो एवरीथिंग इज ब्रॉट टू द जीरो लेवल। तो ये देख रहे हैं कि इसको कैसे हल करना चाहिए। हल करने के लिए जब तक मुसलमान इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक मुसलमानों का प्लेटफॉर्म ओआईसी स्ट्रांग नहीं होगा, वी विल नेवर बी एबल टू डू एनीथिंग। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर जो हमारे पैनल लेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। अमरीकी सदर की जानिब से नेतन्याहू को टेलीफोन कॉल की जाएगी इस सिलसिले में कि जो यूएस बेस्ड एक हम देख रहे थे वर्ल्ड सेंट्रल किचन है, उनके जो इमदादी कारकुनान थे जब वो इमदाद फराहम कर रहे थे फ़लस्तीन में, जहाँ पर कहत के डेरे भी हैं इस वक्त, तो वहाँ पर जनाब उनको कत्ल कर दिया गया इजरायली स्ट्राइक में, और मुख्तलिफ ममालिक से उनका ताल्लुक था, जिस पर एक इमेंस किस्म का एक ह्यूज प्रेशर अमरीका पर आया, जिसके बाद अमरीका ने कंडेम करके एक कॉल की जानिब कहा गया कि कॉल की जाएगी और एक्सप्लेनेशन मांगी जाएगी। इससे निकलेगा क्या एहतशाम साहब? देखिए, इसका तो मुझे नहीं लगता कुछ निकलेगा। बुनियादी चीज़ ये है कि जब भी ब्रिगेड साहब जिक्र कर रहे थे कि 32,000 लोग मारे गए। मैं अगले दिन अल जज़ीरा पे आमना एक प्रोग्राम देख रहा था, अरब एनालिस्ट कह रहे थे उस पर बैठे हुए, वो कह रहे थे कि भाई ये गलत फिगर है। वो कह रहे हैं 10,000 बंदा मलबे के नीचे दब के मर गया, जो कहते हैं टोटल 42,000 सामने वाला फिगर है वो भी आज 33,000 हो गया है कि अनअकाउंटेड फॉर है। जी हाँ, वो 35,000 का, ये एडिशनल अगर आप 10 करें तो 45,000 बन जाता है, जो मलबे में हैं जिनका पता ही नहीं है वेयर अबाउट्स किधर है, वही मर गए बेचारे। अब देखें, बात यह है कि वो ज़मीर, इंसानी ज़मीर, अभी यूरोप जो है ना आमना, एक ज़माने में आप देख रहे हैं कि 9/11 के बाद उन्होंने लाइन बदली थी, फिर बहुत आहिस्ता आहिस्ता वो अमेरिका से हट रहे थे दूर। जब से यूक्रेन का वाक़या हुआ है ना, अब सारे खामोश होकर बैठ गए। अभी देखें, वो ममालिक जो नेटो का मेंबर नहीं भी बनना चाह रहे थे, स्वीडन, बाकी लोग, वो भी धड़ाधड़ बन रहे हैं। लिहाजा उनकी आवाज़ में मुझे नहीं लगता कि वो इतना ज़ोर देंगे। हाँ, ये एक मुल्क है वो अमेरिका कर सकता है। अनपॉपुलर पे अनपॉपुलर हो रहे हैं बाइडन साहब, उनकी आप देख लें पॉपुलैरिटी का ग्राफ नीचे आ रहा है। एक बुनियादी वजह ये शामिल है, वो तैयार ही नहीं है। उनकी जो वाइस प्रेसिडेंट है वो बड़ा ओपनली कहती है कि जी ख़त्म करो इनको, मैंने नेतन्याहू कहा है। इस तरह बाकी लोग भी हैं। मेरा ख्याल है पूरा मौका दे रहे हैं उसको कि जितनी जल्दी हो सकता है, इससे पहले कि 2 स्टेट का सोल्यूशन सामने आए, पता चलेगा कि जी वो 1/3 आबादी जो है ना वो तो वैसे ही ख़त्म होगी, बल्कि 2/3 ही ख़त्म होगी। तो मेरा ख्याल है इनसे जलसे जुलूसों से कुछ नहीं होगा। अब मसला ये कि इस वक्त सुपर पावर अभी भी वो आप अमेरिका ही है, अमेरिका ही सारे फैसले करवा रहा है। और उनके अहदाफ क्या हैं? उनके अहदाफ ये हैं कि आज सारी ज्यूश कम्युनिटी एक से एक बढ़ के आदमी जो है ना वो उनकी हमायत में आगे जा रहा है कि हम पीछे ना रह जाएं। वो कहते हैं जी मारते हैं तो मारे, जो मर्जी करें। अच्छा, बाय द वे, नेतन्याहू जो है ना वो जिसकी छुट्टी हो रही थी ना, वो अनपॉपुलर हो रहा था, उसकी पार्टी खत्म हो रही थी, वो पॉपुलर हो गया इसलिए कि वो हार्डलाइनर है, वो कहता है बंदों को मारो। तो मेरा ख्याल है ये सूरत हाल अब इस वक्त अमेरिका के हाथ में, देखते हैं क्या अमेरिका के हाथ में है। लेकिन अमेरिका पर ज़ाहिर शाह शिराजी साहब, वो जिस तरह से अभी एहतशाम साहब भी करें कि इंतखाबात का प्रेशर भी है, तो ऐसे में उस प्रेशर को देखते हुए क्या अमेरिका अपनी वीटो की जो पावर है वो इस सिलसिले में यूज़ करेगा जो फ़लस्तीन की मुकम्मल रुकनियत के हवाले से रेजोल्यूशन होगी? देखिए, हम एक रियलिटी को क्यों नहीं मानते कि इराक के अंदर इसी तरह हज़ारों लोग मार दिए। इसके बाद आप देख लें अफगानिस्तान के अंदर क्या हुआ, वियतनाम के अंदर इन्होंने क्या किया। ये वाहिद दुनिया का मुल्क है जो मेरे ख्याल में अपने एक टेररिस्ट फेस की वजह से जो है वो जाना जाता है, आप उसे माने या ना माने। इराक में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पे कितने लाखों लोगों को आपने बेघर किया, लाखों लोगों को मारा। मैं ये समझता हूँ, देखिए इस वक्त किसी के पास कोई सलूशन नहीं है, हम जितनी भी डिस्कशंस कर लें। एक आम सा मकूला है कि उम्मीद की किरण तो है ना ये जो रेजोल्यूशन के हवाले से। उम्मीद की किरण क्या है? आपने तमाम मुल्क खत्म कर दिया, आपने गजा को फ्लैट कर दिया, आपने रफा को जो है वो फ्लैट कर दिया, तमाम मुल्क आपने बर्बाद कर दिया। उसके बाद आप जो है खंडरात के ऊपर अगर 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ जाते में तो क्या हुआ? उसके बाद सारी जिंदगी जो है फलस्तीन पर लोगों से इमदाद मांगते रहेंगे, कभी पानी मांगेंगे, कभी रोटी मांगेंगे। मैंने एक वीडियो देखी जिसमें फलस्तीनी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं जब खाने की इमदाद पहुंचती है। तो आप मुझे बताएं कि इंसानियत के साथ मेरे ख्याल में मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर जितना इंसानियत सोच सलूक और जिस तरीके इंसानियत की तजलील इस वक्त अमेरिका की हिमा पर इसराइल कर रहा है, और आपको मानना चाहिए मेरे ख्याल में एक रिडंडेंट यूएन सिस्टम है आपका, जो कि एक खास लोगों की पैट्रनाइजेशन के लिए जो है वो बनाया गया है। और इसी तरीके से तमाम दुनिया के अंदर इस नेफेरियस डिजाइन हैं जो ज़ायनिस्ट लॉबी के, उसको जो है प्रोटेक्ट किया जा रहा है। जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि अगर आप जो है जिस तरीके से इस तमाम मामलात को देख रहे हैं तो एक पावरफुल जो मुल्क है अमेरिका,
और उसके इत्तेहादी वो तमाम दुनिया के अंदर क्या कर रहे हैं। और दूसरा बदकिस्मती हमारी वाकई है कि जो OIC और तमाम जो 54 से ज्यादा इस्लामी ममालिक हैं उनसे ज्यादा तादाद हम लोगों की है, लेकिन आज तक हमने क्या किया। पाकिस्तान ऑब्वियसली अगर वो करारदाद मूव भी करता है, लेकिन फिर चीज़ ये है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इख्तियार किसका है। अगर रशिया नहीं भी जो है वो रशिया सपोर्ट करता है, चाइना करता है, अमेरिका कभी भी नहीं करेगा, ये मेरी जाती राय है। और उन्होंने उस वक्त तक नहीं करना जब तक यहूदी लॉबी या जो ज़ायनिस्ट लॉबी है उसके अहदाफ हासिल नहीं होते। दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा जुल्म जो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर है वो शायद इस वक्त गजा के मुसलमानों के साथ हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। चलिए जी शाम साहब क्विकली फिर हम क्लोजिंग की जाएंगे। एक जुमला जी आमना क्विकली ये देखें, अमेरिका इजराइल को कितना प्रोटेक्ट कर रहा है। वो पाकिस्तान पर रोज़ जोर देते हैं कि जी आपका मिसाइल प्रोग्राम इतना ज़्यादा 2700 किलोमीटर तक चला जाता है, लिहाजा आपकी नीयत लगती है कि आपका हदफ तल अवीव है, इजराइल है, इसको आप कम करें। यानी अमेरिका वहाँ बैठ के सबको प्रेशराइज कर रहा है, पाकिस्तान को भी कर रहा है। जी ठीक है। वो तो मुशर्रफ साहब ने कम करवा दिया था ना, वो हमारे जो हीरो हैं और हमारे जो मोहसिन हैं उनके साथ किया क्या उन्होंने। मेरे ख्याल में ये तो वाज़ेह चीज़ है, वो तो छुपी हुई नहीं है ना, वो भी हिस्ट्री के अंदर लिखी जाएगी। ऑल राइट, हमारे तमाम पैनलिस्ट की इस पर राय आ चुकी है। आप तमाम का बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।